जी, यहां तक कल हमने कर लिया था, आगे चलते हैं। पेज नंबर ओके। अच्छा जी, सबसे पहला वाला करते हैं। एज ऑन 30 जून 2017, पिछले साल के आखिरी दिन, रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ एएल्स। एएल्स का क्या मुराद है? सब्सिडरी की या इसका अपना? अपना पेरेंट का अपना लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवोल्यूशन सरप्लस वर 450 एंड 30 मिलियन। चलें जी, नोट करें। वर्किंग वन वो जो जगह छोड़ी हुई थी कल दूसरे सफे के ऊपर। वर्किंग वन। अच्छा, रिवोल्यूशन कुछ हम इस फॉर्मेट में किया करेंगे। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, उसके ऊपर सरप्लस, या अगर कोई नुकसान आ रहा है तो P&L में लॉस। आपको याद होगा रिवोल्यूशन में जब पहली दफा गेन आता था तो वो सरप्लस में जाता था, यानी OCI में, और अगर पहली दफा लॉस आता था वो P&L में जाता था। फोरसीन लॉसेस को P&L में डालते हैं और फोरसीन गेन्स को P&L में खुशी के तौर पे नहीं डालते, OCI में डालते हैं। As on 30 June 17, revalued amount of AL's license and related revaluation surplus were 450 and 30 million respectively. 30 जून 17 इसके साथ लिखें या यकम जुलाई 18 लिख दें? 30 जून 17 लिखें, वैसे 30 जून 17 लिखें। जी बोलें। री वैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही है? 450। और पिछले सालों में आज तक सरप्लस कितना आ चुका है? 30। एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस व ₹30 मिलियन। ये पिछले साल का कैरी डाउन है। 30 जून 17 ही इसके साथ डेट लिखना बेहतर है। चलें आगे। इसको रिवाइज कर लें। ये जो अगला था हमारा, ऑन यकम जुलाई 17, ऑन यकम जुलाई 17 AL एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड फॉर 1950 मिलियन। इसने सारी शेयर होल्डिंग कितने में खरीदी है भाई डियर? 1950। ऊपर अकाउंट का जो मर्जी नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 19, रिवीजन करा रहा हूं जरा, 1950। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट वाज 200 जमा 1545। जब हमने किसी कंपनी को खरीदना होता है तो हम उसकी इक्विटी देखते हैं असल में। अगर इक्विटी का डेटा अवेलेबल ना हो तो उसके नेट एसेट्स देख लेते हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स, सारे नेट एसेट्स नहीं, फ्यू। तो फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स जो उसने हमें दी है जितनी, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स, जी माय डियर, कितनी है? दैट इज 200 जमा 1545। जी बोले। 1745। और सॉफ्टवेयर में 200 फिर साथ ले जाएं। नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ? एक्विजिशन डेट तक, पिछले साल तक, यानी
ML हैड इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 80, जिस पूरी की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उसने किस में डाल दिया है, एक्सपेंसेस में। ML ने इसको एसेट नहीं बनाया, तो कैरिंग अमाउंट 0। लेकिन हमने रिवैल्यूएशन के वक्त चीजों को किस पे लाना होता है, फेयर वैल्यू पे। तो आप बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी है, 0, फेयर वैल्यू 95, कैरिंग अमाउंट 0, फेयर वैल्यू 95। जी जवाब बताएं, सरप्लस कितना आया, 95। क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट ABC। तो प्रोडक्ट ABC डेबिट और इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ओके नेक्स्ट क्या आ रही है जी, नेक्स्ट आ रही है हमारी कस्टमर लिस्ट। ML's कस्टमर लिस्ट का मुराद है ML के लिए अपनी थी, तो उसने तो इंटरनली जनरेट की हुई थी। तो IAS 38 कहता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, अपनी बैलेंस शीट, एक होती है एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होती है पी की, एक होती है उन दोनों को जमा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड। अब एस की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कस्टमर लिस्ट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पज से हमने उसे किस में लाने, फेयर वैल्यू में। तो ये जो कैरिंग अमाउंट का लफ्ज में लिखता हूं ना, ये होता है एस की अपनी किताबों में कितनी वैल्यू थी। तो बताएं एस की अपनी किताबों में इस कस्टमर लिस्ट की कितनी वैल्यू थी। अपनी बनाई हुई कस्टमर लिस्ट की कैरिंग अमाउंट होती है 0, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू 20। तो व्हाट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, 20। ओके, ऑन दिस डेट AL एस्टिमेटेड दैट, सॉरी बस 20 हो गया जी टोटल। नाउ इट इज फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स या फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स, एंड नाउ द गुडविल बैलेंसिंग 90। ये था जी हमारी नई एडजस्टमेंट, और ये 95 और 20 की डबल एंट्री करके ले जाना था IAS 38 के नोट में। आगे तो ये आसान था। एज ऑन यकम जुलाई 17 द फेयर वैल्यू ऑफ AL's ओन कस्टमर लिस्ट वाज 35 मिलियन। अच्छा जी, ए अपनी किताबों में अपनी कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और जब कंसोलिडेटेड किताबें हैं उसमें भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंसोलिडेशन में बाप ये है, मेन ये है जिसने कंपनी को खरीदा, तो ये कंसोलिडेटेड तो इसकी अपनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सब्सिडी तो एक छोटी सी चीज है जिसको ये कंसोलिडेट कर रहा था, ये तो खुद एक्वायरर है, ये तो खरीदने वाला है। तो जिस तरह ए अपनी किताबों में अपनी कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ए कंसोलिडेटेड किताबों में भी अपनी कस्टमर लिस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एज ऑन यकम जुलाई 17 हमारे साल के पहले दिन, remaining useful life of all intangible assets, remaining useful life of all intangibles was estimated at 10, वो किधर, हाँ was 10 years। तो remaining useful life of all intangibles except goodwill was estimated at 10। ठीक है, उसको हम देख लेंगे, अभी हम एसेट्स को अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे तो इस डेटे को भी मैं देख लूंगा। नेक्स्ट, पॉज करें, ऑन 31 मार्च 2018 पॉज करें। और 31 मार्च 2018 हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले, जल्दी बोला करें ना, इतना टाइम पेपर में ले लेंगे तो क्या करेंगे, 3 महीने। हमारा साल खत्म होने से 3 महीने पहले ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110 मिलियन। इसने एक सॉफ्टवेयर अपना कितने में बेच दिया है, 110 मिलियन। ओके, हमारी मेरे ख्याल से वर्किंग 3 तक हो गई थी, वर्किंग 3 में वो निकाला था ना, ये वाला 970 निकाला था, वर्किंग 4 करेंगे अब। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता दें। हमारे पास सॉफ्टवेयर एक बिका है 110 मिलियन का। ओपनिंग सॉफ्टवेयर्स कितने हैं, ओपनिंग सॉफ्टवेयर्स, ओपनिंग तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने इस साल किसी का बिजनेस चला चलाया एक्वायर किया था। तो जब मैंने किसी का बिजनेस चला चलाया एक्वायर किया था, तो उस वक्त मुझे बताएं सॉफ्टवेयर्स टोटल कितने थे, 200 मिलियन।
उसमें कितने सॉफ्टवेयर्स थे हमारे पास? कितने? 2 सॉफ्टवेयर थे, क्योंकि 100 मिलियन ईच, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 कितने सॉफ्टवेयर्स बने? 2। तो ये जो 200 मेरी एडिशंस आ रही है, एडिशंस की फिगर है, ये साल के पहले दिन है। ये कितने सॉफ्टवेयर्स हैं? 2 सॉफ्टवेयर्स। ओके, ऑन 31 मार्च 2016 एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110 मिलियन। एक 110 का बेच दिया। अब मुझे बताएं, एक कितना अरसा इस्तेमाल हुआ और जो बिका हुआ है वो कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? जो बिका हुआ वो 9 माह इस्तेमाल हुआ, और जो साल के शुरू में पड़ा हुआ था वो कितना इस्तेमाल हुआ? वो पूरा साल इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब अमोर्टाइजेशन की एंट्री पहले कर लें या डिस्पोजल की एंट्री पहले कर लें, आप ये बता दें। मतलब ये कि देखें, अमोर्टाइजेशन अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो डिस्पोजल की एंट्री के वक्त फायदा होता है कि कई दफा वो इस साल की डेप्सियन भी निकली खड़ी होती है, तो वो उससे फायदा हो जाता है, वहां से वो यूज कर लेते हैं। डिस्पोजल के वक्त चाहिए तो होती है कि डिस्पोजल की एंट्री के वक्त आज तक कितना अमोर्टाइज हुआ है, तो फिर अमोर्टाइजेशन आपको पहले बोलना चाहिए था ना। तो अब अगर डिस्पोजल हो रही है तो पहले किसकी एंट्री कर लें? अमोर्टाइजेशन की। तो अमोर्टाइज कर लेते हैं। वर्किंग नंबर, जगह तो छोड़ी हुई है हमने। वर्किंग नंबर 4, अमोर्टाइजेशन किसकी? सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अब लिखने की जरूरत है ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन। ओपनिंग तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। जो एडिशन है वो इस साल एडिशन भी है और डिस्पोजल भी है, तो एडिशन ही खाली लिखा देने दें, एडिशन क्लब से लिखा रहने दें खाली। पहली वाली एडिशन 100 मिलियन, दूसरी वाली एडिशन 100 मिलियन, दोनों अलग अलग करनी पड़ेंगी ना। तो ये जो बिका नहीं वो कितना अरसा अमोर्टाइज होगा? पूरा साल, पूरा साल। और जो बिका इंटू 9/12, कुछ इस तरह बनेगा डाटा। व्हाट इज 100 डिवाइड बाय 10? 10। एंड व्हाट इज 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 9/12? 7.5। सो व्हाट इज द अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर? 17.5। आगे कुछ वही है, वो जो मेन करना था काम वो हमने कल कर लिया है। आगे अब कम नॉर्मल IAS 38 चल रहा है जी। मुझे बताएं 17.5 की जनरल एंट्री। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा, इधर ना थोड़ी सी जगह छोड़ें, रिवैल्यूएशन में ना ट्रांसफर्स होती हैं, इधर से निकल के उधर चीजें जा रही होती हैं, तो इधर थोड़ी सी जगह छोड़ें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के नीचे, कुछ 2-4 लाइनें छोड़ें जी। अब बोलें अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में अगर मैं बात करूं इस वक्त राइट नाउ सॉफ्टवेयर की, तो इसकी ओपनिंग अमोर्टाइजेशन बताएं पिछले सालों की। कुछ नहीं है, बस हमने सब्सिडरी के सॉफ्टवेयर को फेयर वैल्यू पे ले आए। ओपनिंग अमोर्टाइजेशन सीम्स टू बी 0। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर? 17.5। ओके, डिस्पोजल्स। जी माय डियर, डिस्पोजल की एंट्री कैश कितना आया और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी खत्म करनी है किताबों से? 7.5। और सॉफ्टवेयर कितना खत्म करना है किताबों से? 100। नुकसान गेन आ रहा है? अच्छा ठीक है, गेन बता दें। हाँ जी, फायदा कोई नहीं गेन निकालने का वैसे, क्योंकि हम पीपी का नोट बना रहे हैं IAS 38 का। गेन को क्या करना है निकाल के। जी आप बता दें व्हाट वी विल डू नाउ। व्हाट वी विल डू नाउ, क्या क्या फिगर्स लेके जाएंगे? सिर्फ बस इसे में 2 चीजें जाती हैं, ये एसेट अकाउंट में जाएगा और ये फिगर अकमुलेटेड
तो पेपर में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये कैश और ये P&L करके जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। मेरा तो मशवरा है वर्किंग 5 भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 7.5 तो वैसे रेडिली अवेलेबल था, क्योंकि पुरानी ब्रॉडम को पड़ी नहीं हुई थी। 7.5 रेडिली अवेलेबल था, 100 भी रेडिली अवेलेबल था, तो इसे टाइम जाया किया जर्नल एंट्री करके। डिस्पोजल में एसेट अकाउंट से क्या बाहर निकालते हैं? कॉस्ट। और डिस्पोजल में अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन से क्या निकालते हैं बाहर? आज तक की अकोमोलेटेड। तो आज तक की वो 7.5 ही है, 1 साल की। निकालें लेस डिस्पोजल्स, बोलें। इधर से ये निकाल दें और इधर से 7.5। जी आगे माय डियर बताएं। साल के एंड पे फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज 350। साल के एंड पे फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज 350। नाउ व्हाट वी विल डू, should we revalue it or firstly should we excellent revalued amount किस दिन की दी हुई है? 30/18 की। मुझे इस रिवैल्यूड अमाउंट को किस दिन की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना चाहिए ताकि मैं दोबारा सरप्लस निकालूं? 30/18। और 30/18 की कैरिंग अमाउंट मुझे अवेलेबल नहीं है। आप बता दें 30/17 की कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है, 30/18 की कैरिंग अमाउंट अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे तो 30/18 की कैरिंग अमाउंट चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूड अमाउंट किस दिन की गिवन है। तो अगर रिवैल्यूड अमाउंट 30/18 की गिवन है तो मुझे कैरिंग अमाउंट भी 30/18 की चाहिए। लेकिन अनलकीली मेरे सवाल में कैरिंग अमाउंट किस दिन की दी हुई है? अब 30/17 से 30/18 तक पहुंचते हुए 1 साल में एसेट को क्या हुआ होगा? अमोर्टाइज हुआ होगा। इसलिए पहले रिवैल्यू करें या पहले अमोर्टाइज करें? और अगर सवाल में लिखा होता एज ऑन 1 जुलाई 17 द रिवैल्यूड अमाउंट वाज इतने, तो इसका मतलब है फिर अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी, फिर साल के शुरू में ही रिवैल्यू हो गया था। अब बताएं साल के शुरू में रिवैल्यू हो रहा है या एंड पे? एंड पे। तो लिखें पहले डेप्रिशिएट करेंगे, अब हम फिर रिवैल्यू करेंगे। कोई किताब पे लिखें पहले डेप्रिशिएट करें फिर रिवैल्यू करेंगे, क्योंकि डेट किस दिन की गिवन है? 30/18। चलें जी अमोर्टाइज करें। लाइफ्स, साल के पहले दिन खड़े होके सबकी रिमेनिंग लाइफ्स कितनी है? 10 इयर्स। अमोर्टाइज करें इसको। अच्छा आपको पता है कि एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है पिछले साल? 450। एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है पिछले साल? 450। और सरप्लस अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है पिछले साल? 30। अमोर्टाइज करें ओवर 10 इयर्स। 450 डिवाइडेड बाय 10 और 30 डिवाइडेड बाय 10, दोनों को 10 से डिवाइड कर दें। वैसे सरप्लस को खत्म करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे कुछ उसका बनना नहीं है नोट के अंदर। बहरहाल 450 डिवाइडेड बाय 10 और 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 45 एंड 3। इसी तरह करते थे FR1 में। आहिस्ता आहिस्ता एसेट को खत्म करें और आहिस्ता आहिस्ता सरप्लस को खत्म करें। डेट बता दें 30/18। अब मुझे बताएं 30/18 को मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या आ गई? और 27। भाई ईद के फौरन बाद आप हजरात तशरीफ ले आइएगा प्लीज, ताकि हम लीज शुरू कर सकें। जो हमारी ट्यूसडे को क्लास हो उसमें पहुंचने की कोशिश करें।
अल्लाह करे उस दिन लीज शुरू हो जाए, दुआ करें, वरना फिर देखेंगे। अच्छा जी, 30/18 रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट एक लाइन छोड़ के आएगी ताकि मुझे पता चले सरप्लस कितना आया है। रीवैल्यूड अमाउंट, एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट। आप बता दें जी, इस दिन हमारा एसेट बाजार में कितने पे चला गया है? 350 पे। तो हमारा एसेट इस दिन बाजार में 350 पे चला गया। उस्मान को कहें वो नोट्स ला के मुझे दिखाएं यार, जो अब्दुल्ला ने भेजे हैं चैप्टर 9 और 11 के। 350 और तारीख बताएं 30/18। अब बताएं अगर मैं 405 वाली चीज को 350 पे लेके जाऊं तो मुझे इस पर खुशी होगी या गम होगा? गम होगा। इस गम का नाम अमोर्टाइजेशन नहीं रखना, इस गम का नाम रखना है रीवैल्यूएशन लॉस, बैलेंसिंग 55। अब मुझे ये बताएं कि 55 का मुझे आ रहा है गम, तो साइन कौन सा यूज करूं? नेगेटिव। 55 का गम आ रहा है तो साइन कौन सा यूज करें? नेगेटिव। ये देख लो लेटेस्ट किताब जो हमारे पास थी टैक्स की, वो कहाँ पड़ी होगी? वो तो नहीं पड़ी होगी ना हमारे पास, तो उसी से पेजेस है ना, उसी तसल्ली कर लेना। पॉज करो भाई, सब दोनों की करवानी है इकट्ठी स्टेपल? नहीं इकट्ठी, हाँ बच्चों के लिए। पहले मुझे ये चेंजेस की भेजो। कब अभी शुरू की है ना, रोकी हुई थी ना? ओके, 405 वाली चीज को किस पे लेके जाना है? 350। नुकसान कितना आया? 55। 27 को अगर मुझे 55 का नुकसान आया तो 55 के नुकसान को P&L में डायरेक्टली लेके जाएं या पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करें? पहले से सरप्लस पड़ा हुआ उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी ना एक एक्सटेंसिव रिवीजन हम किसी दिन करेंगे रिवैल्यूएशन की, जो FR1 में पड़ी है। वैसे आपको बता रहा हूं 55 का नुकसान आया, 55 के नुकसान को डायरेक्ट P&L में ले जाएं या पहले से सरप्लस पड़ा हुआ उसको खत्म करें? आप बताएं P&L के अंदर कितना लेके जाएं? 55 - 27। लेकिन ये सारी मेरी एक्टिविटी फ्रूटलेस है क्योंकि मुझे सरप्लस और P&L से नहीं खेलना, मैंने सिर्फ एसेट का बनाना है और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का फॉर्मेट बनाना है। अब मुझे बता दें यहां पे खड़े होके कि व्हाट विल बी द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज क्या होंगी? 45 की जनरल एंट्री क्या होगी? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। चलो ऐसे आपके समझने के लिए छोटी छोटी सी आप लोग भी कहीं एंट्रीज लिख लें। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कितने से? 45। अब बता दें अमोर्टाइजेशन डेबिट पोस्ट करूं 45 या मैंने अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का टी अकाउंट खोला हुआ इधर? अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का। आप बताएं अमोर्टाइजेशन डेबिट। अच्छा, लाइसेंस की ओपनिंग वैल्यू कितनी आ रही है? ओपनिंग वैल्यू पहले 450। ओपनिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 450। ये आ रही है ना ओपनिंग वैल्यू 450। अच्छा जी, 45 की एंट्री बताएं। अमोर्टाइजेशन P&L में बढ़ा दो और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट को भी 45 से बढ़ा दो। बढ़ाएं जी अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 45 से। ये डबल एंट्री पोस्ट होगी पहली। दूसरी एंट्री, क्या हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करते थे या पहले आप लोग एसेट में जो बैलेंस आ रहा होता था और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन में जो बैलेंस आ रहा होता था उसमें अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन के बैलेंस को एसेट में शिफ्ट करते थे? तो पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री तो नहीं होती थी, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा होता था उसको किस में शिफ्ट कर देते थे? एसेट अकाउंट में। अब जरा नजर मार के बताइए एंट्री करने के बाद अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? सिर्फ 45। पुराने सालों का बैलेंस तो साथ साथ शिफ्ट होता रहा होगा, वो तो डेटा दिया ही नहीं हुआ।
अब बताएं कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन में आज तक कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 45। इस 45 को शिफ्ट कर दें एसेट अकाउंट में, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से? 45 से। इस शिफ्टिंग की एंट्री बताएं, इस शिफ्टिंग की एंट्री बताएं। क्या नाम लिखते थे आप लोग यहां? ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दें 45। एंट्री बताएं। अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट खत्म कर दें और एसेट को बुक वैल्यू पे ले आए। ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम हुए या ट्रांसफर टू? ये ट्रांसफर टू हुए एसेट अकाउंट में और यहां ट्रांसफर फ्रॉम, यानी अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन को कम करके एसेट अकाउंट में ले गए। जी बोले। ओहो, लाइसेंस। ये कितने लोगों को याद है ट्रांसफर का लफ्ज? भूल गया ट्रांसफर। इसको ना एक हम कहा करेंगे, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे किसी दिन IAS 12 पढ़ने से पहले ये रिवाइज करेंगे, इसको हम कहा करेंगे वार्म अप की एंट्री। यानी एसेट रिवैल्यू होने लगे, अब उससे पहले पहले जरा सारी चीजें सेट कर लें। इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है? इस एंट्री का, इस एंट्री का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये अकाउंट खत्म हो जाता है किताबों से और एसेट बुक वैल्यू पे आ जाता है 450 माइनस 45 405 पे आ गया। इस एंट्री का ऑब्जेक्टिव ये होता है। ऑब्जेक्टिव छोड़ने चले तो एसेट बुक वैल्यू पे आ जाता है। अब एसेट रेडी हो गया है, इसको हम क्या करें? रीवैल्यू करें। अब हम इसको क्या करें? रीवैल्यू करें। तो बताएं ये 45 की एंट्री, 3 की एंट्री भी होती है, वो मैं नहीं करवा रहा। 45 की एंट्री, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन। ये एंट्री करने के बाद अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट में आज तक कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? तो आपको याद होगा FR1 में आप अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट को शिफ्ट कर देते थे एसेट अकाउंट में। वो यहां से ज्यादा बेहतर समझ आ रहा है, एंट्री नहीं भी की तो अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन को कम करके एसेट अकाउंट में शिफ्ट कर दे ताकि एसेट बुक वैल्यू के ऊपर आ जाए। और लकीली इनमें दोनों में माइनस होगा क्योंकि एंट्री भी ये बन रही है ना, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन कम कर दो और लाइसेंस कम कर दो। यानी ये अकाउंट किताबों से खत्म कर दो और लाइसेंस को बुक वैल्यू पे ले आओ, एक ही बात होगी। अच्छा जी, यानी कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन किताबों से खत्म हो गया। अब एंट्री बताएं 55 की, 55 की एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट, ये करनी नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और लाइसेंस क्रेडिट कितने से? 55 से। अब इस एंट्री में से सिर्फ कौन सा इंपैक्ट पोस्ट करना है भाई? सिर्फ अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, लाइसेंस और लाइसेंस, बस ये इंपैक्ट पोस्ट करने होते हैं। बाकी तो जो मर्जी हो रहा हो, क्योंकि मैंने कौन से अकाउंट खोले हुए हैं? 2। ये लाइसेंस अकाउंट खोला हुआ है और ये अकम्युलेटेड। मेरी तरफ से सरप्लस और P&L में जो मर्जी जाए, मैंने लाइसेंस को कितने से कम करना है? 55। 55 का क्या नाम रखूं? एक्सेलेंट, रिवैल्यूएशन लॉस कितने से? 55। सर फिर ये गैप को कैसे हम फिल कर सकते हैं? आगे फिल कर देंगे कैसे? कोई सिस्टम में ऐसी चीज डालें कि ये इंश्योर हो जाए, या ओवरऑल क्या मैसेज करें, किस तरह करें? यानी इंडिविजुअली कॉल्स करने की बजाय सिस्टम। ओके, हो गया जी। अब आपने टोटल्स करने हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन वो जो टोटल है ना यहाँ पर टोटल, एक बार याद रखिएगा जिंदगी में, वो इसके बराबर आना चाहिए बस, वरना आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है फिर।
क्योंकि ऐसा सब किताबों में 350 के, अगले साल जब शुरू होगा तो 350 से शुरू होगा। एक और बात भी है लेकिन वो मैं अभी कर नहीं रहा फॉर्मेट में ना। अब ये 28 का लॉस है, ये थोड़ा कैरी आगे चलेगा और इसको छोड़, ये हमें सेकंड साल में जी 450 क्या थी भाई ओपनिंग वैल्यू? 450 क्या थी? अमोर्टाइजेशन एसेट इस्तेमाल हुआ 1 साल, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ गई। उसके बाद इस एंट्री करने से पहले ना एक एंट्री करनी है जो आपको नजर नहीं आती यहां, वो ये है कि आज तक अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन में पड़ा हुआ है 45, इसको शिफ्ट कर दें अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट लाइसेंस क्रेडिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट लाइसेंस क्रेडिट, और उसके बाद लाइसेंस को रीवैल्यू कर दें, लाइसेंस कम कर दें 55। आगे आ जाए। गुडविल को इंपेयर कर दें 20% से। गुडविल कितनी है? 90। तो वर्किंग नंबर 6, 90 इंटू 20%, दोबारा 18 हो जाएगा ना जी। एंट्री बोले इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। यहां पे क्लोजिंग आना है इसका और यहां पे क्लोजिंग आना है इसका। अच्छा भाई इसके ये ना ये इसके नीचे भी उनसे को व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा लगवा दें, ये पट्टी रिमूव करवा के ना। अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जी, ओपनिंग तो कोई नहीं है, इम्पेयरमेंट। सो व्हाट इज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल? 18। नेगेटिव नेगेटिव फिर देख लेंगे क्या करना है, वो डब्बे में आएगा तो नेगेटिव कर देंगे। ओपनिंग इम्पेयरमेंट लॉस एंड इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर 18। अच्छा अब डेटा तो सारा खत्म हो गया है, लेकिन उसने एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, ऑन यकम जुलाई 17 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल इज 10। ऑल इज 10, तो इसकी भी 10 ईयर लाइफ है, वो तो हमने कर ली मोटिवेशन वगैरह। इसकी भी 10 ईयर लाइफ है, वो भी मोटिवेशन वगैरह कर ली। इसकी भी 10 ईयर लाइफ है, इसकी भी 10 ईयर लाइफ है। मैंने आपको ये कभी नहीं कहा था कि कस्टमर लिस्ट की इंडेफिनिट लाइफ होती है या किसी चीज की बस ये तो परचेज कर ली है। अब ऑल का लफ्ज लिखा हुआ है, ऑल एक्सेप्ट गुडविल, बस गुडविल के अलावा हर एक की लाइफ। ऑल अंडरलाइन करने वाली चीज थी कि गुडविल के अलावा हर एक की लाइफ कितने साल है? 10 साल। हाँ नीचे थोड़ा सी पट्टी लगवा दें, लग जाती होती है ये ऐसी इतनी सी। ओके और वो उसका भी जो मैंने फॉर्म करा हो गया जी। चले अब बताएं प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यही निकाल लेते हैं ना, ओपनिंग को भी इसमें लेना है डब्बे में, ऐसे डब्बा बनेगा। क्लोजिंग जी कॉस्ट 165। अच्छा अब जरा देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुई है कमर्शियली, तब से आगे अमोर्टाइजेशन देखनी पड़ेगी। ML incurred following expenditure on product from Jakam July till launching date, that is Jakam मई। इधर आए लॉन्चिंग डेट बताएं, यकम मई 2018। क्लियर? यकम मई 2018, तो यकम मई 2018 इज इट्स लॉन्चिंग डेट। तो मई और जून मेरे ख्याल से 2 महीने बनेंगे। तो 165 को पकड़े डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 बाय 12, 2.75, 2.8 कर लें बस, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट यूज करें हम, 2.8।
कस्टमर लिस्ट तो ऐसी कोई चीज नहीं कि हमने बनाई है, वो तो हमने जब सब्सिडरी खरीदी थी तो उसकी सारी कस्टमर लिस्ट हमारे पास आ गई थी। तो कस्टमर लिस्ट की डेट ऑफ एक्विजिशन बताएं क्या है? ये तो प्रोजेक्ट है ना, ये जाके लेट कंप्लीट हुआ। कस्टमर लिस्ट की डेट ऑफ एक्विजिशन बताएं। जिस दिन हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया उसी दिन सारी की सारी कस्टमर लिस्ट भी इसकी हमारी बन गई। तो वो डेट कौन सी बन रही है? 1 जुलाई 17। पॉइंट 2 देखे ना, यकम जुलाई 17 वो एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो। जी बोले। वर्किंग 8 20 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2। जी अमोर्टाइजेशन कस्टमर लिस्ट की 2। जी अब तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, आराम से बताना है। 350 नहीं, चले ठीक है, इधर पूरा करा दें, पहले कराना। असल में 200 में से 100 वाला सॉफ्टवेयर तो गया ना, 100 वाला बच गया। कस्टमर लिस्ट गुडविल क्लोजिंग 0, क्लोजिंग 10, वो जो एक सॉफ्टवेयर बचा हुआ है उसकी अमोर्टाइजेशन 2.8। 2 इसको क्यों नहीं अमोर्टाइज किया? गुडविल है, इसकी सिर्फ इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, इसको भी आप ब्रैकेट में लेके -18। जी क्लोजिंग बुक वैल्यू 350। 72। ये जरा देख लीजिएगा ऑनलाइन वाले हजरात, ये 72 है। ओके वो लिख लें नीचे। क्वेश्चन नंबर 8। यूजफुल लाइफ लिखें 10 years, 10 10 10 और नॉट एप्लीकेबल। गुडविल की यूजफुल लाइफ नहीं है, पहले देख लें एक दफा।
अमोर्टाइजेशन मेथड सबका स्ट्रेट लाइन, गुडविल को अमोर्टाइज नॉट एप्लीकेबल लिख के आया करना है पेपर में। रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल नॉट एप्लीकेबल। यानी कि गुडविल का भी कोई कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं, बस गुडविल नॉट एप्लीकेबल। जी 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 वो होगा कंसोलिडेशन में, बिल्कुल होगा। और मैंने सस्ती सब्सिडरी खरीद ली, वो हुआ करेगा। ओके, तो मैं कह रहा था इस फॉर्मेट को आपने नहीं देखना, तो जो तरह हमने शेयर कैपिटल रिटर्निंग ऊपर छोड़ के किया था ना, बस वही तरीका था। ओके, बिठा दें जी व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 22। इस अटेंड में आया था सवाल IAS 38 का कोई? क्या कौन सा सवाल था वो, करना है क्या था उसमें? नोट था, आसान था। अस्सलाम वालेकुम भाई, से पिछली अटेम्प्ट जरा PDF मुझे भेजें FAR 2 की, उसमें कोई सवाल आया था IAS 38 का। ये जो FAR 2 की सफा वाली अटेम्प्ट है, इससे पिछली। क्वेश्चन 22 निकालें जी, पेज 1080। Average Limited is preparing its consolidated financial statements for the year ended 30 जून 2024 on यकम अक्टूबर 2023। यकम अक्टूबर 2023 को AL acquired the entire shareholding of X lookup for 4140। कितना शेयर्स खरीदे उसके? सारे शेयर खरीद लिए 100% या थोड़े से? 100% सारे, 4140 मिलियन में सारे शेयर्स खरीद लिए, एंटायर शेयर होल्डिंग। तो फिर एवरेज लिमिटेड खुद क्या बन गई? पेरेंट। और एक्सलुक लिमिटेड, एक्सलुकअप लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडरी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑलरेडी अपीयरिंग इन एक्सेल बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर प्रोवाइडेड बिलो। ऑलरेडी उसकी किताबों के अंदर जो एसेट्स आ रहे थे, अब बताएं उसका शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग दिया या ऑलरेडी उसकी किताबों में एसेट आ रहे थे? उसकी किताबों में जो एसेट आ रहे थे, उनमें से दो कौन से एसेट इंटेंजिबल आ रहे थे ऑलरेडी किताबों में? अभी पिछले सवाल में टोटल नहीं दिया हुआ था, हमें टोटल करना पड़ा था सॉफ्टवेयर और उसका। इस सवाल में टोटल दिया हुआ है, और पिछले सवाल के अंदर 3 नहीं थे, 2 एसेट्स थे, सॉफ्टवेयर और अदर नेट एसेट्स। इस सवाल में सिर्फ 3 है, सॉफ्टवेयर भी, प्रोडक्ट भी और अदर नेट एसेट्स भी। डन? अच्छा जी, अब कॉलम कौन कौन से खोलें? सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट नियो खोलें जी। इसमें 4 ही हैं मेरे ख्याल से चीजें। कल वो जो मसला हुआ था आपको टोटल वाला, नाम बताएं जी। पहले वो आप लोग लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट नियो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ओ हाँ, ये तो नोट बनाना ही नहीं, हमने तो क्या बनाना है? P&L और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है ठीक है, तो कोई नहीं, ये देखें, अब इसको काटें। अगर आपने रजिस्टर पे लिख दिया तो पहले हम P&L बना लेंगे और फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट में क्या आने हैं? इनटेंजिबल्स। कौन कौन से? न्यू प्रोडक्ट। इस तरह कर लेते हैं, फिर अमोर्टाइजेशन फिर कर लेंगे साथ साथ P&L में। इस तरह ये फॉर्मेट बना लें, P&L में 4-5 लाइनें छोड़ दें, 4-5 लाइनें काफी हैं, और बैलेंस शीट। पेपर में भी सोफी से इस तरह किया जा सकता है, नोट बनाना शुरू कर दिया था, काट दीजिएगा, नया सफा खोलने की जरूरत नहीं है, 1-2 लाइन काटने में क्या मसला है।
जी, आप बताएं आगे क्या करना है। हाँ सॉरी, हम इधर थे। वर्किंग वन खोल लीजिए। कल क्या लिखा हुआ था यहां पे? कल लिखा हुआ था कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू? कल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट लिखा हुआ था। आज क्या लिखा हुआ है? कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स से शुरू करें। 3490। जी बोलें। एडजस्टमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, बला 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 करते हुए वो वाला डेटा अवेलेबल, बोले डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इक्विटी किसके बराबर होती है? इक्विटी किसके बराबर होती है? नेट एसेट्स के। इक्विटी किसके बराबर होती है? नेट एसेट्स। कल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हुई थी, आज कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हुई है। जो भी दी हुई है उसको ले लें। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अलग अलग इधर बताएं। 400, 210 और 2880। जी बोलें। 3490। लेकिन सबर, इसमें से इंटेंजिबल के नोट में क्या लेके जाना है? सिर्फ 400 और 210। 2880 क्यों नहीं लेके जाना? अदर नेट एसेट्स हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या शो करना है बैलेंस शीट में? एक्सट्रैक्ट्स में सब कुछ शो करना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक्सट्रैक्ट शो करने हैं। अदर नेट एसेट्स के बारे में हमें डेटा अवेलेबल नहीं। वैसे भी ये यकम अक्टूबर के हैं, ये बैलेंस शीट डेट के हैं नहीं, पता नहीं कौन कौन से होंगे। जाहिर बात है हमने उनके प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह भी खरीदे होंगे, लेकिन आगे सारा डेटा ही इंटेंजिबल्स के। तो कल हम यहां से फिगर, यहां से और यहां से फिगर सॉफ्टवेयर की लेके गए थे, बस 200 रुपए। आज हमने सब्सिडरी का क्या खरीद लिया और प्रोडक्ट न्यू। प्रोडक्ट न्यू ऑलरेडी उसकी किताबों में नजर आ रही है। बिलाल को तस्वीर भेजे मुझे पहले। एडिशनल डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एक्सेल आर एस फॉलोस। जी पढ़े। दोनों बुलेट्स पढ़े। शराब। ओके, पढ़ लिए दोनों पैरास। कोई सरप्लस बता दे मुझे कितना है? कैरिंग अमाउंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। नहीं नहीं, ये लफ्ज नहीं आप लोग पढ़े? ये लफ्ज, ये एसेट्स अपीयरिंग इन एक्स बुक्स, ये लफ्ज नहीं पढ़े आप लोग? आप पढ़े ये दो कर।
जी अब बताएं सरप्लस। हाँ जी बोले। सरप्लस ओके। देखिए जी, एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल का मतलब होता है, कल लफ्ज लिखा हुआ था ऑल्सो और आज लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल्स। कल लफ्ज लिखा हुआ था ना ऑल्सो, इस डब्बे के अलावा भी कुछ बताना चाहता हूं आपको, तो उसने आज ऑल्सो की बजाय क्या लिख दी है, एडिशनल। एडिशनल डिटेल्स एक्विजिशन ऑफ एसएलआर एज फॉलोज। अप टू एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट है यकम अक्टूबर 23। एक्विजिशन डेट तक हमारा ईयर एंड क्या है और शुरू कब हुआ होगा, यकम जुलाई, और ये हो गया यकम अक्टूबर 23। अप टू एक्विजिशन डेट तक एक्सेल हैड इनकर्ड 150 ऑन रिसर्च एंड 350 ऑन डेवलपमेंट। ये तो सब्सिडरी एक कंपनी अपने एतबार से कर रही थी जब तक कि इसको इल्हाम भी नहीं था कि मुझे किसी ने खरीदना है। इसने अपनी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू, कल मैं दो लफ्ज लिख रहा था, कैरिंग अमाउंट से मुराद होता है उसने अपनी किताबों में कितने पे कैरी किया हुआ है। अच्छा, Excel had only recorded the cost incurred after the recording criteria was met, और इसने रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट होने के बाद ही कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू किया। After the recording criteria of met, and that was met on यकम जुलाई 22, और वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब पूरा हुआ था, यकम जुलाई 22 को। यकम जुलाई 22 के बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया था, इसका मतलब है इससे पहले रिसर्च चलती रही थी और बुरी वाली डेवलपमेंट। इससे पहले रिसर्च चलती रही थी और बुरी वाली डेवलपमेंट। पता नहीं कितने सालों से ये R&D प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू छोड़ें मेरे भाई, मुझे बताएं इस अरसे में खर्चा कितना हुआ है, 210। ये 210 का जो खर्चा ऊपर नजर आ रहा है ये हुआ है इसमें, ये 210 इसी 350 का टूटा हुआ हिस्सा है। ये कोई कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कल हमने लगानी थी। क्या कहते हैं कि अप टू एक्विजिशन डेट, अप टू एक्विजिशन डेट, आज तक क्या हुआ जी, क्या हुआ आज तक, अप टू एक्विजिशन डेट एक्सेल एड इनकर्ड रिसर्च ऑफ 150। पता नहीं कब का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आज तक रिसर्च हुई 150 की। अब मेरे पास क्या करूं, जगह अगर मैं बनाना चाहूं, मुझे नहीं पता प्रोजेक्ट पिछले साल कब शुरू हुआ है, तो सारा डंडा भी ले जाओ। अच्छा, अब ये बताएं, ओके अच्छा, यकम जुलाई 22 और यकम जुलाई 23। अप टू एक्विजिशन डेट एक्सेल had incurred 150 on research and 350 on development। 210 माइनस 350 बोलें, 210 माइनस 350, रिसर्च हुई होगी 150 की, और 350 माइनस 210 बोलें, 350 माइनस 210 कैलकुलेटर के बगैर 140, 140 हुई होगी बुरी वाली डेवलपमेंट, 150 रिसर्च हुई और 350 डेवलपमेंट हुई। अप टू एक्विजिशन डेट यकम अक्टूबर, एक्सेल had incurred research of 150 and development of 350 respectively
Excel had only recorded the cost incurred after recording criteria was met. So where the cost incurred? What is the cost incurred? Your total development is 350, but recording criteria जब मीट हुआ उसके बाद मैंने कैपिटलाइज करना शुरू की तो वो मुझे बता दो 350 में से कितना, कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ऊपर बता चुका हूं तुम्हें 350 में से कितना मैंने किताबों में रखा हुआ है. The carrying amount of assets already appearing in S books is this 210. Obviously this 210 is from this 350. आप बताएं क्या कंफ्यूजन आ रही थी आप लोगों को जिसकी वजह से मसला हो रहा था? गलती क्या हो रही थी, जरा जल्दी बताएं. तो कुछ बोले ना, सारी गलती कर रहे थे, कुछ बोले क्या मसला आ रहा था. मैं बता रहा हूं कैरिंग अमाउंट किताबों में क्या आ रही है. ये सारी बहस के बाद मुझे पता चला कैरिंग अमाउंट ना 150 है ना 350 है. कैरिंग अमाउंट तो 350 का थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा टूटा हुआ पड़ा हुआ है 210. आप बताएं मसला कहां आ रहा था, क्या समझ रहे थे आप लोग? फेयर वैल्यू नीचे ले रहे थे. नहीं, आप लोग तो पता नहीं 100 रुपए और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे. आप लोगों ने कैरिंग अमाउंट क्या ली थी, मेरा ये सवाल है. बताएं कैरिंग अमाउंट क्या ली थी? 210 ली थी. तो फिर आप लोगों को तो मुझे सरप्लस बताना चाहिए था सही. 600 माइनस 210, फिर तो आपको सरप्लस सही बताना चाहिए था. ऑन है कि जब हम कोई चीज बाय कर लेते हैं तो उसमें रिसर्च डेवलपमेंट को अलग अलग नहीं करते. ये तो बॉट R&D है. जब हमने उसकी खरीद ली R&D तो ये तो हमारे लिए बॉट R&D है. अब उसको रिसर्च डेवलपमेंट में अलग अलग नहीं करना. जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो बाहर जाके आप किसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब खरीदते हैं तो फिर उसकी फेयर वैल्यू जब लगती है तो उसको R&D में अलग अलग नहीं करते, क्योंकि ये तो बॉट R&D है. इसकी R&D अलग अलग ना करने जाइएगा 3:7. ये 3:7 तो इसने परेशान करने के लिए दिया था. मैं आपको एक वैसी मिसाल दे दूं, इसको कंसोलिडेशन से हटके करें. गोरमे ने रिसर्च की 150 की, डेवलपमेंट की 350 की. उसमें से 210 गोरमे ने अपनी किताबों में कैपिटलाइज किया हुआ था. मैं खरीदने गया, मैंने कहा इसकी फेयर वैल्यू 600 है, ये R&D मुझे दे दो. मैंने R&D बाय कर ली 600 की. क्या एंट्री करूंगा? इंटेंजिबल डेबिट 600, यही करूंगा ना. तो जब मैं ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ R&D, अच्छा कल के सवाल में क्या लिखा हुआ था फेयर वैल्यू के साथ? कल के सवाल में क्या लिखा हुआ था फेयर वैल्यू के साथ? ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ R&D. कल भी R&D की फेयर वैल्यू दी हुई थी. आगे लिखा होता 95 विच इज स्प्लिट 3:7. 3:7 हम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता. कल भी तो R की वैल्यू दी हुई थी, कल भी तो फेयर वैल्यू R की दी हुई थी, क्योंकि ये बॉट है ना. तो बॉट के केस में अब 3:7 नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. अच्छा कैरिंग अमाउंट कितने लोगों ने सही पकड़ी थी? ये हाथ खड़ा करके बताएं कैरिंग अमाउंट. अच्छा कितने लोगों को ये पता चल गया था 350 में से 210 कैरिंग अमाउंट है? 350 डेवलपमेंट है और उसमें से 210 क्या है? कैरिंग अमाउंट. अच्छा अब मुझे कैरिंग अमाउंट गलत निकालने में मसला बताएं क्या क्या हुआ था. कितने लोग कैरिंग अमाउंट ये ले रहे थे 350 तो नहीं ले रहे थे कैरिंग अमाउंट? भाई कैरिंग अमाउंट अगर आप 350 ले रहे थे ना तो सवाल ये फिर ये क्या थी? जो गलत सोचा है उसका मैंने जवाब देना है. आप अगर ये समझ रहे हैं ये सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट है तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं अच्छी वाली डेवलपमेंट है. मैं भी आपके साथ खड़ा हूं. अगर 210 ऊपर ना दिया होता, प्रोजेक्ट तो वैसे ही नहीं बताया शुरू कब से हुआ है, R कब खत्म हुई, D कब शुरू हुई, इस तरह की कहानी तो वैसे नहीं बताई हुई. तो सवाल के नीचे बता रहे R है ये, D सवाल कह रहे हैं R है 150, D है 350 और ऊपर सवाल बताया है D किताबों में कितनी, डेवलपमेंट किताबों में कितनी पड़ी हुई है? 210. तो ये कौन सी वाली डेवलपमेंट पड़ी हुई है किताबों में? अच्छी. तो ये कौन सी है? टोटल. डन. ये एक थोड़ी सी बहस थी. तो कैरिंग अमाउंट कितनी निकल आई माय डियर? 210. अच्छा और फेयर 600. तो सरप्लस निकाल लेते हैं. ना ना मुझे कैसे पता चला ये 350 रकम जुलाई 2022 से? ये 350 रकम जुलाई 2022 से पहले बिल्कुल नहीं है. ये 350 में से, कहते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूं,
NL had only recorded the cost incurred. NL had recognized in the cost of asset as CWIP. Recognize का मतलब ये होता है NL had only recognized as intangible the cost incurred after recording criteria was met for capitalization, और वो met हुआ 1 जुलाई 17 को। कहते इसके बाद मैंने कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, इसके बाद मैंने कॉस्ट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है इससे पहले प्रोजेक्ट तो चल ही रहा होगा ना, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो कह रहे हैं मैंने 1 जुलाई, वैसे तो ये डेट इररिलेवेंट है, 1 जुलाई 22 का कुछ भी नहीं करना पेपर में। 1 जुलाई 22 का क्या करना है, वो तो मैंने आपको डायग्राम जरा लॉजिकली समझा दी और वो समझ भी आनी चाहिए आपको। कहते हैं 1 जुलाई 22 के बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है, तो फिर 1 जुलाई 22 से पहले क्या था? नहीं, 1 जुलाई 22 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है, तो 1 जुलाई 22 से पहले क्या था? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। ये जवाब दें, अगर 1 जुलाई 22 को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो 1 जुलाई 22 से पहले रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा। अब मैं पूरा 350 तो नहीं लिख सकता यहां। 1 जुलाई 22 तो ये खर्चा है 12 महीने, 13, 14, 15, ये 210 मिलियन 15 महीने के साइंसदानों की तनख्वाहें हैं। क्यों? क्योंकि सवाल ने R&D शुरू होने की डेट नहीं दी, R शुरू होने की डेट नहीं दी, D शुरू होने की डेट नहीं दी, R भी शुरू होने की डेट नहीं दी, D भी शुरू होने की डेट नहीं दी, अच्छी वाली D शुरू होने की डेट दी है, और अच्छी वाली D की कॉस्ट यहां अवेलेबल है। तो टोटल कॉस्ट फिर ये है 350। So that's why that was a challenging adjustment in this regard. So let's come here. Tell me the carrying amount. 210. Fair value 600. अच्छा जी, अब एंट्री बताएं, इसको सामने रखते हुए जनरल एंट्री। प्रोडक्ट डेबिट कितने से? 390। करें जी अब ये एंट्री, जरा एंट्री करें। एक मिनट पहले रुक जाए, एंट्री करवा दें मुझे। उसने अपनी किताबों में 210 पे रखी हुई है, लेकिन हम फेयर वैल्यू पे लाना चाहते हैं। एंट्री बताएं, प्रोडक्ट डेबिट, वो खुद ही 600 पे आ जाएगी, वो टेंशन ना लें आप, वो खुद ही 600 पे आ जाएगी। एट एक्विजिशन डेट हमने कहा था सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे लाना है। अच्छा, डबल एंट्री बोलें, जनरल एंट्री, इसको वर्किंग 1.1 जो मर्जी नाम। अच्छा, प्रोडक्ट डेबिट कर दी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से जी? 390 से। कल हमने रूल क्या पढ़ा था? एट एक्विजिशन डेट R&D शुड बी ब्रॉट टू फेयर वैल्यू। एट एक्विजिशन डेट R&D को फेयर वैल्यू पे लाना है। नहीं भाई, FAR 2 का अच्छा ये ठीक है, ये आपने वो भेजा, पहले मुझे पिक्चर भेजो इसकी, मेरे वाली। नेक्स्ट जी, इसमें IS 38 वाला सवाल भेजो FAR 2 में। एक्सेल इनकर्ड आफ्टर, ये तो आसान है ना, ये तो बता दें यार, ये 0.2 तो बता दें आप। भाई ये तो जरा जल्दी बता दें, ये तो आपको बचपन की बातें हैं। एक्सेल सब्सिडरी ने बाद में भी तो खर्चा किया ना, कल भी तो किया था हमने, कल भी देखा नहीं, बाद में खर्चा किया था। बाद में भी हमने, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने पार्शियल R&D बाय की थी। तो एक्सेल फर्दर इनका डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ 90 मिलियन प्रोडक्ट नियो आफ्टर द एक्विजिशन डेट एंड द लॉन्च अंटिल लॉन्चिंग डेट। आफ्टर एक्विजिशन अंटिल लॉन्चिंग, आफ्टर एक्विजिशन बताएं क्या है? आफ्टर एक्विजिशन 1 अक्टूबर 23,
अप टू लॉन्चिंग 31 दिसंबर 23। तो अमोर्टाइजेशन इसकी 6 महीने की चार्ज करेंगे जब भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे बता दें ये खर्चा कितने अरसे हुआ, अगले वाला खर्चा कितने अरसे हुआ? अक्टूबर कितने गए, ये ऊपर यकम अक्टूबर। तो यकम अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, आफ्टर एक्यू अंटिल लॉन्चिंग। इसका मतलब है सब्सिडरी अभी भी डटी हुई है कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके रहूंगी। दिस कंप्राइजेस ऑफ मटेरियल फॉर टेस्टिंग। बस रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो चुके हैं, तो मटेरियल फॉर टेस्टिंग को क्या करें? सोचिए, जल्दी बताएं, मटेरियल फॉर टेस्टिंग को क्या करें? कैपिटलाइज। स्टाफ सैलरीज, वो जो व्हाइट कपड़े पहने होते हैं उनकी तनख्वाहें, इसको भी क्या करें? कैपिटलाइज। एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस करें। द कमर्शियल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट नियो वाज एस्टिमेटेड टू बी 8 years। डन। आप बता दें इन दोनों में से क्या कैपिटलाइज करना है? फर्दर बताएं कितना। इसको क्या करें, यही डाल दें डायरेक्ट, प्लस उसकी किताबों में कितने में आ रहा था? सरप्लस कितना? यकम अक्टूबर को बाजार में कीमत कितनी थी? 600 ये हो गया। लेकिन 600 वाली चीज पार्शियल कंप्लीट थी। फर्दर डालें इसमें 24। इधर देखिए, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ और ये इंटरनली जनरेट की वजह से हुआ। वो डालते नहीं नोट में, बिजनेस कॉम्बिनेशन इंटरनली जनरेट। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से 600 वाली चीज आई और ये इंटरनली जनरेट। अब बता दें फाइनल कॉस्ट। छोड़ दें अब नियो की जान। देखें आगे इजी मार्क्स भी पड़े होते हैं भाई पेपर में। 656। इसको अभी वो ना करें, बाहर ना लेके जाएं, इसमें अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू जाएगी। ओके सर इसमें ये 38 ऑप्शन नहीं है, छोटी मोटी हम वो 38 है। सर इसमें ये 38 ऑप्शन नहीं है, छोटी मोटी हम वो 38 है। मतलब ये 38 का नहीं आया इस टाइम में। अच्छा जी, ऑन यकम अक्टूबर 23 द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर वाज। हुणे सॉफ्टवेयर कित्थों आ गया भाई? आया हुआ है ना, वो तो ऊपर पड़ा हुआ है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर वाज 10 years। पहले इसको फारिग करते हैं 8 years इसकी जो लाइफ थी प्रोडक्ट नियो की। नियो की कॉस्ट क्या निकली है? डिवाइडेड बाय 8। लॉन्चिंग डेट जरा ढूंढने पहले इसकी प्रोडक्ट की। लॉन्चिंग डेट 31 दिसंबर और ईयर एंड की डेट 30 जून। तो इनटू 6/12 41। एंट्री बताएं 41 की। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्रोडक्ट नियो। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। बैलेंस शीट में तो इसी तरह जाएगा ना फिर, यानी कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। बिलाल को जो मैंने सफा माइंड करके भेजा था उसकी तस्वीर भेजो। आगे चलें। ऑन यकम अक्टूबर 23 द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर वाज 10 years। यकम अक्टूबर 23 को सॉफ्टवेयर की लाइफ, यकम अक्टूबर से ऑनवर्ड्स क्यों दे रहा है लाइफ? मेरा तो सॉफ्टवेयर था ही नहीं, वो मेरी सब, और उसको मैंने कब बाय किया? यकम अक्टूबर को। तो उस सॉफ्टवेयर को मैं अपनी किताबों में भी कितने पे रखा हुआ है भाई? वो तो ऊपर से सवाल में आ चुका हुआ है। कल नहीं याद 200 रुपए के सॉफ्टवेयर जो आए थे, आज अभी भी देखे थे 200 के, तो और इसमें सवाल में 400 के। तो इनको कितने सालों पे अमोर्टाइज करना है? 10 सालों पे। लेकिन कब से? कल के सवाल में हमने सब्सिडरी को बाय किया था साल के पहले दिन, आज हमने सब्सिडरी को बाय किया यकम अक्टूबर। इसलिए कह रहे हैं यकम अक्टूबर से ऑनवर्ड इसकी लाइफ कितने साल है?
10 years. वर्किंग 3 सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 400 डिवाइडेड बाय, छोड़ें इसको, इधर क्या कर रहे हैं, वैसे हमें इधर ये वर्किंग वैसे ही मैं खोल रहा था, इधर ही कर लेना, सॉफ्टवेयर इधर ही कर लें जी, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 9/12 30. जनरल एंट्री amortization debit, accumulated amortization credit. ये जरा देखो 80,000 माइनस करके यही जवाब आ रहा है। भाई रिपेयर अलाउंस ने माइनस किया, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस किए, गलत चीज माइनस की है। रिपेयर अलाउंस में लाइन लिख के रहने दो, मेरे से गलती हुई है। हो गया। On Yakam October, on Yakam April 2024, Excel acquired a patent in respect of product Neo at a cost of 48 million with a useful life of 6 years. Now, what is this? What is this? We bought a patent for product Neo, which is a life of 6 years, starting from Yakam April 24. But on 31 December 23, my Neo was complete. 31 December 23, maybe Neo is a formula, maybe Neo is a design. So maybe Neo is a formula, Neo is a design, Neo is complete on 31 December 23, and as on 31 December 23, his life was 8 years. I will use Neo for 8 years. I will produce bottles from this formula for 8 years. Now what does this mean? That we acquired a patent in respect of a product Neo at a cost of 48 million with a useful life of 6 years. Why this is not 8 years? Why this is 6 years? And why it is starting from Yakam April 24? Why it is not starting from Yakam 31 December 23? And why it is different? ये कोई कंसोलिडेशन का सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, ये तो अलग परचेज है, नॉर्मल सी हमने एक एसेट खरीदा है और उसको जी, ये परचेज है इंटरनली जनरेटेड है, परचेज वाले तो सारे इंटेंजिबल होते हैं भाई। 31 दिसंबर को हमने कंप्लीट कर लिया, जनवरी फरवरी मार्च हम चलाते रहे, तो लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी कमाल चीज है, अपने नाम लगवा लो, ये फॉर्मूला चोरी चोरी हो गया या किसी और ने यूज करना शुरू कर दिया तो कल कला को तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो ये तो एम्प्लॉयज भी कई दफा फार्मूला चोरी करके गायब करा देते होते हैं। तो ये फार्मूला डिजाइन ये बड़ा कीमती चीज है, अपने नाम लगवाओ इसको। आप हुकूमत के पास गए, हुकूमत से कहा ये मेरे नाम लगवा दें, हुकूमत ने कहा कितना अरसा पहले का बना हुआ? आपने कहा अभी 3 महीने पहले मैंने ये फार्मूला बनाया, मेरे नाम लगवा दें ताकि मेरा कॉपीराइट लगा दें, मेरे नाम पेटेंट मेरे नाम कर दें इस फार्मूले को, ताकि और किससे कोई यूज ना करे। ये सफ़ा कहीं लीक भी हुआ, किसी ईमेल में हमें मिला तो हम उसके खिलाफ कोर्ट केस कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप इसको नाम लगवा दें, लेकिन फिलहाल हम आपको 6 साल के लिए आपके नाम लगा के दे रहे हैं, बाकी फिर देख लेंगे आपके नाम हमने लगाना या नहीं लगाना, वो फिर बाद की बात है। तो पेटेंट को प्रोडक्ट नियो में नहीं फिर डाला करेंगे अनलेस के दोनों की लाइफ और वो सेम चल रही हो, और वो फिर शायद डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है पेटेंट को अलग इंटेंजिबली रिकॉर्ड करें। तो प्रोडक्ट नियो अपने नाम लगवा लिया 6 साल के लिए। वैसे इसने फायदा कितने साल देने? 8 साल। तो गवर्नमेंट नहीं और पेटेंट हमें अलाउ कर रही होगी, तो पेटेंट का फायदा आएगा। इससे अब हमारा फायदा ये होगा कि पेटेंट की वजह से कोई कंपेटिटर हमारी चीज चोरी नहीं कर सकेगा। तो पेटेंट को फिर अलग एसेट रिकॉर्ड कर लें, पेटेंट फॉर प्रोडक्ट नियो। जी, परचेज कॉस्ट की एंट्री बताएं। नहीं माय डियर, एंट्री बताएं, मैं आपसे एंट्री पूछ रहा हूं, आप अमाउंट बता रहे हैं। पेटेंट डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट बताएं 48। अच्छा जी, अब इसकी अमोर्टाइजेशन बताएं कितने सालों पे करनी है? 6 सालों पे। लेकिन 6 साल मैंने करने तो हैं, लेकिन हमारे साल में अब 6/12 ना कीजिएगा, क्योंकि ये पेटेंट है, या सॉरी ये क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये यकम अप्रैल है या 31 दिसंबर 23 है, तो ये तो 3 महीने फायदा देगा सिर्फ।
3 महीने मैंने इस प्रोडक्ट को अपने नाम नहीं लगवाया हुआ था, 3 महीने बाद मैंने जाके गवर्नमेंट से नाम लगवाया जी। 48। अब इधर आ जाए, अमोर्टाइजेशन किसकी? पेटेंट की जी, बोले डिवाइडेड बाय इनटू 3/12 जी। हाँ जी, 2 एंट्री बताएं 2 की। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। गुडविल कितने से इंपेयर हो गई है? ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन जी भाई। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बताएं। कल मैंने कहा था ना, जब सरप्लस डाल दिया करेंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाया करेगा? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। 3880। ओहो, ये लाइन तो हमने लिखी नहीं थी। कितने में खरीदा था? जरा वापस जाए एडजस्टमेंट 1 में। 4140। अब बताएं, अगर मुझे 38 वाली चीज 41 में मिली तो बाकी पैसे मैंने किस वजह से पे किए? उसके नाम की वजह से। तो गुडविल बताएं। 260। अब बताएं, बैलेंस शीट में गुडविल की कॉस्ट क्या आएगी? ये भी इंटेंजिबल है ना? 260। ये बैलेंस शीट में गुडविल की कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हमने पिछले सवाल में एडिशंस में डाला था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जी। गुडविल को अमोर्टाइज करना है या गुडविल को इंपेयर करना है? भाई अब फेस नहीं दिखाया आपने मुझे तस्वीर में। बताएं जी, कितने से? अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट किस चीज की? गुडविल की कॉस्ट। इंपेयरमेंट, अच्छा इंपेयरमेंट के बारे में ना हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। इसको कभी मंथ्स बेस पे पोर्शन नहीं करते, 3/12, 4/12, क्योंकि इसका वक्त के साथ ताल्लुक नहीं होता, इसका किसी हादसे के साथ ताल्लुक होता है। यानी ईयर एंड पे कोई ऐसा हादसा हुआ कि एकदम 10% से वैल्यू गिर गई, इसको 3/12, 4/12 या 1 अक्टूबर से या तो 9/12, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। तो गुडविल की इंपेयरमेंट में लिख लें, कोई टाइम बेस पोर्शन नहीं होती कभी। तो गुडविल की इंपेयरमेंट टाइम बेस पे कभी पोर्शन नहीं होती। जी बताएं भाई। 26, 260 माइनस 26 जी, टोटल्स बता दें। 370, 652, 615 जी, 46, 234। ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस में डालेंगे। वेल डन। ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग एक्सपेंस जी, 34। ठीक है, ओके कर दो, कॉपीज करा लो।
अच्छा ये कल हो आज ही ले जाएं आप गाड़ी फिर उसके पास। पीडीएफ ही दिखाओ, भेजो मुझे जो प्रिंट करवानी है। चलिए बनाएं दूसरा पार्ट।